जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, पूरे भारत देश का नागरिक वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसको विश्वास होता है कि आज नहीं तो कल हमारे कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे। मगर अच्छे दिन की जो घोषणाएं प्रधानमंत्री जी ने की थी, आज वो अच्छे दिन नहीं आने के कारण सारे समाज में एक चर्चा चल रही और बहुत सी विरोधी पार्टियों ने इस चर्चा को जन्म दिया। और वो सही बात है कि जन्म देना भी एक उनका जरूरी था, क्योंकि हमारे देश में जो चुनाव प्रणाली है वो आजादी के बाद कई सालों तक के बैलेट पेपर से, अर्थात पेपर के ऊपर जो सभी पार्टियों के निशान हुआ करते थे उसके ऊपर एक मोहर लगाई जाती और वो अपने रूबरू अपने आंखों को और अपने बुद्धि को ये विश्वास होता था, अपने आप को विश्वास होता था कि हमने जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर हमने जो अपना मत प्रयोग किया, यह मत प्रयोग बिल्कुल 100% सत्य है और यह इसका गवाह वह मतदाता खुद था। परंतु दोस्तों, जब से ही हमारे देश में ईवीएम से जब चुनाव होने लगे और जो उसके परिणाम आए, तो दोस्तों इस परिणाम को बार बार जब भी देखते हैं तो एक ही पार्टी के पक्ष में, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में चुनाव कैसा जीता जाता है। तो दोस्तों लोग और मतदाताओं के अंदर शंका कुशंका निर्माण हुई। बुद्धिजीवी लोगों ने भी यह बात कही है कि ईवीएम से महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता है और ईवीएम से एक विश्वसनीय चुनाव प्रणाली संपूर्ण नहीं हो सकती है। यह भारत के कहीं ज्यादा परसेंट लोग हैं कि जो ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं चाहते, परंतु जो सत्ता में बैठी सरकार है, सत्ता में जिसकी सरकार है, वो सरकार जिस पार्टी की है, वो राजकीय पार्टी के सारे समर्थक लोग यह कहते हैं कि नहीं, चुनावी प्रणाली ईवीएम से होनी चाहिए। या तो फिर उनको भी डर है, मगर वो प्रधानमंत्री या तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं के डर के कारण ये कहते हैं कि नहीं, चुनाव प्रणाली ईवीएम से होनी चाहिए। अर्थात हो सकता है कि उनका भी मन ये नहीं मानता कि ईवीएम से सही मायने में चुनाव हो सकते, विश्वसनीय चुनाव हो सकते। मगर हमारे देश में कई सारे लोगों ने, अलग अलग पार्टियों ने, अलग अलग राज्यों ने और कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ याचिका दायर की है। मगर अभी भी चुनाव आयोग इस स्टेप पर नहीं पहुंचा, ऐसे स्थान पर वो नहीं पहुंच पाए कि वो सभी भारत के नागरिकों के अपने अधिकारों को समझने वाले जो अधिकार है वह नागरिकता के और उन नागरिकों के अपने अधिकारों के तरफ चुनाव आयोग का ध्यान नहीं है। आजाद देश में कोई भी एक नागरिक भी अगर सरकार की व्यवस्था से दुखी होता है तो वो दुखी नागरिक को भी पूछ लेना चाहिए। यह भारत सरकार का या कोई भी देश का ये कार्य है, यह जवाबदारी है कि मेरे देश में क्यों मेरे चाहने वाले, ये मेरे देश के नागरिक क्यों दुखी है, इसके ऊपर विचार मंथन और चर्चा नहीं हो रही। इसलिए, और दूसरी बात कि देश में बढ़ते हुए पिछड़े वर्गों के ऊपर, अनुसूचित जाति के ऊपर, आदिवासी के ऊपर, महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर जो अन्य अत्याचार होते बढ़ते जा रहे हैं, जिनके ऊपर अन्य अत्याचार हुए उनको न्याय नहीं मिल रहा है, परंतु जो लोग अन्य अत्याचार कर रहे हैं उनको बचाने के लिए टीवी चैनलों पर काफी डिबेटें चलती है और उसको ये कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है और राजकीय पार्टियां और सत्ताधारी पार्टियां जो गुनहगार होते हैं, वो कोई भी हो, उसको सीधी सजा क्यों नहीं दी जाती, उसकी डायरेक्टली उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। और इसीलिए लोगों में एक दहशत है, लोगों के अंदर में एक सोच है कि वो इसीलिए नहीं कोई भी निर्णय पे लेते हैं, या तो उसकी फरियाद नहीं लिखी जाती, या तो उसको न्याय नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि जो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग होते हैं उनकी पहचान, उनके लिंक कहीं ना कहीं वर्तमान जो सरकारें हैं, जो
वर्तमान शासन करने वाली जो सरकार है और जो पार्टी है, उस पार्टियों के साथ इन गुनहगारों के सीधे संबंध होते हैं, या तो कोई रिश्तेदारी में होते हैं, और इसके कारण वह राजकीय दबाव ऐसा बनाते हैं कि वो पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी दबाव आ सकता है, जिसके कारण 2-2, 3-3 दिन तक के अनुसूचित जाति जनजाति की एफआईआर दर्ज नहीं होती है। वो यही उनका एक मानना है कि इस तरह का बर्ताव होना और संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करना, इसके पीछे राजकीय पॉलिटिकली जो लोग हैं वो उन्हीं का दबाव होता है कि इनकी फरियाद लेना चाहिए, इनकी एफआईआर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज लोग समझने लगे हैं कि हमारे वोटों की इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए आज वो हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं। मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो लोग नहीं सुनते? क्योंकि अभी मतदाता के मताधिकार की जरूरत राजकीय पार्टी को नहीं है, इसलिए उसके पास ईवीएम नाम का एक बहुत बड़ा हथियार है, और ईवीएम मशीन के माध्यम से वो किसी भी प्रकार के हो, कोई भी प्रकार का हो, वह उस ईवीएम में प्रोग्राम बनाकर या कोई प्रकार की चिप्स लगाकर वो चुनाव को प्रभावित करके अपने पार्टी में जनमत, अपने पार्टी में बहुमत हासिल करने के लिए यह मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। परंतु यह सारी बातें होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट तक के इसके ऊपर कई संज्ञान ले चुके हैं। उन्होंने भी कई बात कही है कि इसके ऊपर चुनाव आयोग ने सीरियस होकर विचार करना चाहिए। मगर चुनाव आयोग के प्रथम स्टेज पर यह चेयरमैन कौन बनाता है? वो सरकार बनाती है। सरकार जिसकी होगी उसका चुनाव आयोग का चेयरमैन होगा, और चेयरमैन को जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकारी अधिकारी है, वो जो चुनाव आयोग को कहेंगे, जो राजनेता वर्तमान परिस्थिति में जो सत्ताधीश पार्टियों के हैं, वो जो चुनाव आयोग को कहेंगे, चुनाव आयोग उसी के इशारों पर करेंगे। ये लोगों के अंदर, इनके मन मस्तिष्क में ये बात बैठी है। इसीलिए चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव किए जा रहे हैं ईवीएम मशीन के माध्यम से, इस मशीन से होने वाले चुनाव पर आज के वर्तमान परिस्थिति में लगभग 70 से 80% जो लोग हैं वो चुनाव जो मशीन से हो रहे उस मशीन के चुनाव पर भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए हमारे देश के चुनाव आयोग को यह बात निष्पक्ष होकर करनी चाहिए कि अगर जो लोग ये कहते हैं कि ईवीएम मशीन से चुनाव सही मायने में विश्वसनीय नहीं होते हैं, तो चुनाव आयोग की जवाबदारी बनती है कि ऐसे पक्ष को बुलाकर यह बात रखनी चाहिए। राजकीय पार्टियों ने जो अपना पक्ष रखा वो अलग है, मगर सामाजिक संगठनों से भी मिलकर यह चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ऐसे बहुत सी संस्थाएं भी करती है, और चुनाव आयोग राजकीय पार्टी के सिवा किसी का एप्लीकेशन या नोटिस स्वीकारता है या नहीं स्वीकारता है, आज यह भी लोगों के दिल में ऐसी दहशत है कि नहीं स्वीकारेंगे। दोस्तों, यह सारी बातें चुनाव आयोग को जवाबदार ठहराते हुए लोग ये कहते हैं कि इसके लिए चुनाव आयोग ही सही निर्णय लेना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, चुनाव आयोग ये ईवीएम मशीन से चुनाव होने के कारण ऐसे बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं कि देखो उनकी शासन सत्ता है इसलिए मनचाहे निर्णय ले रहे हैं। दोस्तों, आपको ये पता है कि जिसके पास में ईवीएम मशीन हो और उसके वोटों की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर वो अपने अपने तरह से निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि वो हुकूमत कर रहे हैं। इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, पर हिंदू राष्ट्र में क्या है, कैसा हो सकता है हिंदू राष्ट्र, इसकी कोई चर्चा नहीं, बस हिंदू राष्ट्र की बात होगी। तो दोस्तों, यह हिंदू राष्ट्र कहीं चर्चा के लिए कुछ साधु संतों को जवाबदारी दे दी है। वो अपने अपने स्टेज से साधु संत जो होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, वो अपने स्टेज पर से ऐलान करते कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। और एक बाबा और भी चल रहा है जो मध्य प्रदेश का है, जो युवावस्था में है, वो उछल कूद भी बहुत करता रहता है और ये कहता कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। और वो फिर से रिक्शा, ऑटो रिक्शा जाहिरातों के आधार पर ऑटो रिक्शा पर ये लिखता है कि हमें फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसका मतलब पहले भी हिंदू राष्ट्र था और लोकतंत्र को वो
लोकतांत्रिक राष्ट्र को वो नहीं मानना चाहते, इसलिए हिंदू राष्ट्र की परिभाषा वो समझाने के लिए तैयार नहीं, मगर सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करते, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ये सब इसीलिए हो रहा है, लोग इसीलिए शंका कुशंका निर्माण कर रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र को नाम लेकर उसके विरोध में कोई फरियाद नहीं होती, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा उसके ऊपर सीधी फरियाद होना चाहिए, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र स्थापित है, लोकतंत्र स्थापित है। इसके लिए जो भी लोकतंत्र के विरोध में हिंदू राष्ट्र कहता है उसको सबसे पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए, मगर वो अरेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि धर्म का चोला पहनकर इस देश में जो धर्म की शासन चाहते हैं वह लोग ही सरकार में बैठे। इसलिए हिंदू राष्ट्र की चर्चा करने वालों के लोगों के ऊपर सीधी एफआईआर नहीं हो रही, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, और सारे साधु संतों को यह जवाबदारी दी है। मगर साधु संतों को इस बात को भी संज्ञान लेनी चाहिए कि आप साधु और संत है, संत और साधुओं की परिभाषा मानवता के लिए होती है, बल्कि नहीं कोई विशेष धर्म का विरोध करने के लिए और न ही अपने धर्म की वाहवाही करने के लिए। और साधु संत होना चाहिए निष्पक्ष, मगर हमारे देश में वो नहीं चल रहा है। इसके लिए हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों को सजा इसलिए नहीं मिलती है कि इस देश की वर्तमान परिस्थिति में जो चल रही सरकार भी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हो। अगर वो नहीं है तो फिर ऐसे साधु संत जो प्रचार करते हैं उसके ऊपर पूरा बैन लगाना चाहिए, और वो साधु संतों को जेल में डालना चाहिए जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्यों कि इस हिंदू राष्ट्र में अगर पहले के काल में अगर देखा जाता, जिसको वैदिक काल कहा जाता है, उस समय में इस देश में जो बहुसंख्यक SC ST OBC का वर्ग है उसके साथ में जो शोषण का व्यवहार किया है वो इतिहास आज भी जिंदा है। वो इतिहास में जब पढ़ता है तब आज वो डरता है कि वो वैदिक काल ही हिंदू राष्ट्र था। अगर ये लोकतंत्र के बाद अगर ये वैदिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र अगर स्थापित हो जाए तो उससे भी बदतर हालत इस देश में SC ST की हो सकती है, क्योंकि इन लोगों ने व्यवस्था ही ऐसी बना के रखी है कि अगर कोई जय श्री राम के नारे लगाकर उसको जबरदस्ती कहला जाता है कि जय श्री राम के नारे लगाओ, किसी को ये कहा जाता है कि वंदे मातरम के नारे लगाओ, ये गुंडागर्दी है। ये धर्म कभी किसी का नहीं कहता कि किसको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। इसीलिए इस देश में कई लोगों को यह एक शंका हो रही है कि इस देश में इस तरह का होगा तो एक पर्सनल एक समुदाय का वर्चस्व होगा, और जो लोगों को कहा जाता है कि मनुवादी, जातिवादी, विषमतावादी और आर्य विदेशी ब्राह्मणों का इस देश के SC ST OBC के लोगों के ऊपर कब्जा होगा, उनके दिल दिमाग के ऊपर कब्जा होगा, इनके जमीन जायदाद पर कब्जा हो, उनका इनके हक अधिकारों पर कब्जा होगा, और इसके ऊपर कोई भी आदमी बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, इसको हिंदू राष्ट्र कहा जाएगा। तो दोस्तों, इस देश में बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हिंदू राष्ट्र की बात को सहमत नहीं है, मगर हिंदू राष्ट्र की बात काफी चर्चा में चल रही है। तो दोस्तों, यह ऐसा क्यों हो रहा है कि इनको डर नहीं है? क्यों डर नहीं है? कि शासन में बैठे हुए लोग उनके रिश्तेदार है, इसलिए उनको डर नहीं है। और डर इसलिए भी नहीं है कि अभी आम जनता के पास जाके मतदान की मांगने की जरूरत नहीं, मत मांगने की जरूरत नहीं है, बस EVM की मशीनें बिल्कुल फिक्स कर दिया जाए, सारे मत मिल जाएंगे। धर्म के नाम पर सिर्फ माहौल बनाना है, टीवी चैनलों में डिबेट लेकर 2 मुसलमान बिठाना है डिबेट में, एक हिंदू बिठाना है, एक अन्य कोई संत बिठाना है, और उनको आपस में भिड़ाना है। और वे भिड़ाने के बाद जो प्रजा देखती है वो एक धर्म के प्रति नफरत करती है और दूसरे धर्म के प्रति समर्थन करती है। इस तरह से देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा अगर कारण है तो वो EVM से चुनाव होना है। और इसीलिए कई ऐसे लोगों का मानना है कि EVM से इस देश में चुनाव नहीं होना चाहिए, मगर बुड्ढा सच कहता है मगर सुनता कौन है? तो दोस्तों, ऐसी बात हमारे देश में चल रही है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। जिनको हिंदू राष्ट्र के नाम पर शासन करना है, अपने मदमस्त होकर वो अपने अपने कार्यक्रम इस देश के लोगों के ऊपर थोपने का अभियान चल रहा है, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों, अलग अलग प्रकार का चर्चा और प्रसार प्रचार करके इस देश के मतदाताओं का मन मस्तिष्क खराब करके धर्म के राजनीति करने वाले लोग इस देश में अपना स्वार्थ पूरा करके SC ST OBC बहुजन समाज का शोषण करने की आगे में भविष्य में तैयारियां आज से कर रहे हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। परंतु इस देश में सत्ताधारी पार्टियों को यह समझना होगा कि आज आपसे कोई भी समर्थन नहीं करता है,
आपके राजकीय पार्टी के समर्थकों के सिवा, आपके कार्यकर्ताओं के सिवा आपका कोई समर्थन नहीं करता। आपको ध्यान